आखिरकार ईरान और अमेरिका में ट्रीटी तो हुई। दुनिया के लिए कुल मिलाकर बड़ी खुशखबरी है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है काश डोनाल्ड ट्रंप को हिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान होता। उसने उस जगह को क्यों चुना ट्रीटी के लिए? वर्साई वर्साई जैसे कुख्यात जगह को। मतलब वह ऐसा कुख्यात जगह है, ऐसी मनहूस जगह जिसने दुनिया को दो दो वर्ल्ड वॉर्स दिए। यह वर्साई को फिर एक बार चर्चा में ला दिया। वर्साई की कहानी बड़ी लंबी है। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के इतने बड़े राइवल हुआ करते थे जिसके सामने आज इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी भी फीकी पड़ जाएगी। मतलब आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूरे यूरोप का सिरमौर द पैरामाउंट पावर फ्रांस हुआ करता था। लुई नेपोलियन तृतीय यूरोप का बॉस, सेकेंड रिपब्लिक को समाप्त कर, दूसरे गणतंत्र को समाप्त कर, फिर एक बार सम्राट के पद को स्थापित करने वाला। लेकिन जब ओटोमन बिस्मार्क के अधीन जर्मनी का एकीकरण हुआ, उसी दिन फ्रांस की हैसियत छोटी हो गई थी और फ्रांस को बड़े अपमानजनक ढंग से जर्मनी ने फ्रांस के साथ व्यवहार किया। जब फ्रांस और लुई नेपोलियन तृतीय जैसे उस यूरोप के उस सम्राट को, जिसके आदेश के बिना पिछले 18 वर्षों से, क्रीमिया के युद्ध के बाद से 1870 के सेडान के युद्ध तक एक पत्ता तक नहीं हिला था यूरोप का, और वह लुई नेपोलियन तृतीय धूल धूसरित हो गया सेडान के युद्ध में, इतनी अपमानजनक हार हुई, फिर भी जर्मनी ने उसे नहीं छोड़ा। जर्मनी में ओटोमन बिस्मार्क जर्मन शासक विलियम प्रथम को वर्साई ले गया और वर्साई में उसकी ताजपोशी पैलेस ऑफ मिरर्स, बड़ा ही प्रसिद्ध पैलेस था, उसमें उसकी ताजपोशी करवाई और अपने हाथ से लुई नेपोलियन तृतीय ने उसके सिर पर एक राजमुकुट रखा था। वो कितनी दर्द हुआ होगा लुई नेपोलियन थर्ड को, कितना बड़ा अपमान, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा सदमा। फ्रांस इस बात को भूल नहीं पाया, लेकिन फ्रांस की हैसियत जर्मनी के सामने छोटी थी और फ्रांस इस बात को बखूबी जानता था कि भाई हम अपने बल पर तो जर्मनी को मिट्टी पलीद नहीं कर सकते। अब फ्रांस इंतजार कर रहा था। प्रतिशोध की आग बुझी नहीं थी। द फायर ऑफ रिटेलिएशन वॉज जस्ट फ्लिंकिंग ऑन, और वह उस फायर को भूल नहीं पाया था। इंतजार करता रहा। वो अवसर उसे 1914 में मिला जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ऑस्ट्रिया और सर्बिया में। उसकी लपटें पहुंच गई, सर्बिया की लपटें रूस तक पहुंच गई और ऑस्ट्रिया की जर्मनी तक। और जब ऑस्ट्रिया का जर्मन समर्थन मिला, उधर रूस का समर्थन सर्बिया को मिला, तो फ्रांस ने अपना वही तुरुप का इक्का रूस के पक्ष में फेंक दिया। वैसे भी टीटी में बंधा हुआ था और अंत में इन किन प्रकार ब्रिटेन भी इसमें शामिल हो गया, कहलाए एलाइड पावर्स और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हालांकि जर्मनी फिर भी इतना रिसोर्सफुल और पावरफुल था कि छक्के छुड़ा दिए थे मित्र राष्ट्रों को। थैंक्स टू अमेरिका, यूएसए 1917 में जब वॉर में कूदा तो बैलेंस ऑफ पावर अब ब्रिटेन और फ्रांस के पक्ष में गया और फिर जर्मनी की कंप्लीट हार हो गई। जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा। जर्मनी को सरेंडर करने के बाद जो फ्रांस है, वो फ्रांस उस चीज को भूला नहीं पाया और फिर फ्रांस की गवर्नमेंट ने, मतलब उसमें फ्रांस का जो प्राइम मिनिस्टर था, वहां तो रिपब्लिक थी, और जो फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर था तो उसने उसे फिर वर्साई के ही उसी पैलेस ऑफ मिरर्स में जर्मन रिप्रेजेंटेटिव को बुलाकर अपमानित करके
उसे वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। इस तरह से खून रिश्ते रहे, शत्रुता के खून रिश्ते रहे, और अब जर्मनी इस अपमान को नहीं भूल पाया। जो फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसो, जिसने अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करवाया था, वो अपनी सुरक्षा का प्रबंध करता रहा, नहीं कर पाया। परिस्थितियां बदलती गई, यूएसए अपने महाद्वीप को लौट गया, फांसीवादी ताकत का उद्भव हुआ, जर्मनी में हिटलर का उद्भव हुआ, और फिर हिटलर ने फ्रांस को जीत लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मध्य ब्रिटिश सेना डंकर्क में प्रयास करती रह गई, लेकिन अंत में ब्रिटेन अकेला बच गया। उसने फ्रांस को भी कंकर कर लिया और फिर वहीं पहुंच गया हिटलर प्रतिशोध लेने के लिए। तो वर्साई कुख्यात हो गया। खैर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्थितियां बदली, दो दुश्मन फिर मित्र हुए। अंत में जर्मनी पहले डिवाइड कर गया। जब जर्मनी का रियूनियन हुआ तो फ्रांस को एक बार फिर चिंता सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि यूनिफाइड जर्मनी हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बन जाए। तो फ्रांस की पहल पर ही माय फ्रेंड्स यूरोपियन यूनियन बना है, और जर्मन मार्क को जानबूझकर सिंक कर दिया गया था यूरो में, क्योंकि हेमलेट कोल जो समय यूनिफाइड जर्मनी के जो प्रथम चांसलर हुए थे 1990 में, उसकी भी अपनी कहानी है। मैं तो आपको बताता हूं इतिहास अरे क्या है। इतिहास के झरोखे से जब वर्तमान को देखोगे तब वर्तमान की पूरी समझ आती है। आप जर्मनी का डिवीजन कैसे हुआ, रियूनियन कैसे हुआ, रियूनियन के बाद फ्रांस को क्यों चिंता सताने लगी, जर्मन चांसलर हेलमेट कोल में उसको किस प्रकार से हिटलर की छवि दिखाई दे रही थी, और अंत में क्या हुआ। अंत में यूरोपियन यूनियन बना, जर्मनी और फ्रांस। चलिए, दोनों मित्र हैं, और क्रिटिक्स को आज भी उम्मीद कहीं ना कहीं लगी हुई है कि ब्रिटेन कहीं ना कहीं पाकिस्तान और इंडिया भी एक दिन अपनी शत्रुता को भूलकर उसी तरह अपनी दांत कटी दोस्ती में बंधेगा। लेकिन दैट इज द विशफुल थिंकिंग, और ये केवल समय की प्रतीक्षा की बात है। तो चलिए अब इस मुद्दे पर आते हैं कि यह संधि पर हस्ताक्षर, हालांकि ये इंटरिम ट्रीटी है, दिस इज नॉट द फाइनल ट्रीटी। 60 डेज का टाइम दिया गया है, न्यूक्लियर पर वार्ता होगी। लेकिन इस वार्ता को शुरू करने से पहले जो ट्रंप ने जितनी शर्तें ईरान की मान ली है, जैसे, हालांकि देखिए हमारे लिए और पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है, ये ट्रीटी हो जाए इसके लिए कितने समय से बेचैनी थी हर दुनिया के जितने भी कॉन्शियस सिटीजन हैं, उसको हम समझ सकते हैं। मतलब ये दिन के चैन और रात की नींद हराम करने वाली बात उन लोगों के लिए थी जिनको इकोनॉमी के कॉम्प्लिकेशंस पता है कि दुनिया में क्या हो सकता है, कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, और ये बहुत बड़ी एंग्जाइटी का कारण पूरे वर्ल्ड के लिए था। तो ये तो ट्रीटी किसी तरह से हो गई। लेकिन समीक्षक फिर इस ट्रीटी, हर ट्रीटी को तो समीक्षा करने से बाज नहीं आते, तो इस ट्रीटी की समीक्षा करते हैं तो बताते हैं कि भाई अब आप ही देखिए कि जितने पर सेटलमेंट हुआ है उसमें ईरान की लगभग बहुत सारी शर्तें तो पहले ही अमेरिका ने मान ली। जैसे उसको जो भी उस पर सैंक्शंस लगे थे उसको छोड़ने की बात हुई, उसका जो फॉरेन जो उसके अकाउंट जो फ्रीज हुए वो भी 60 डेज में कहा किसी वार्ता के दरमियान खोल दिया जाएगा। रिपेरेशन देने की भी बात हुई कि भाई चलो जो आपकी क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति, ये क्षतिपूर्ति शब्द पहली बार वर्साई की संधि में ही जर्मनी से फ्रांस ने ली थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इससे पहले ली जाती थी वॉर कंपनसेशन, यानी युद्ध में मुआवजा। पहली बार उसने वर्साई की संधि में इस्तेमाल किया था क्षतिपूर्ति, यानी इंडेमनिटी। तो रिपेरेशन का कहीं ना कहीं, अब इंडेमनिटी तो नहीं कहीं, रिपेरेशन का कहीं ना कहीं वादा है। लॉन्ग टर्म मिसाइल प्लान, जिस पर पहले अमेरिका ने पहले दबाव डाला था, ईरान उसके लिए तैयार नहीं था, उसकी चर्चा भी अमेरिका ने छोड़ दी। कन्वेंशनल वेपन्स तो आप जितना भी कर लो, तो ईरान को तो लॉन्ग टर्म मिसाइल से फायदा है। यहां केवल एक वादा करना पड़ा कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे।
440 किलोग्राम जो उसका इनरिच्ड यूरेनियम है, जिस पर बार बार ट्रंप ये दबाव डाल रहे थे कि आपको देश से बाहर उसको भेजना पड़ेगा, वो हम डिसाइड करेंगे कहां जाना है, उसको अंत में मान लिया गया कि ईरान ही उसको, या ईरान के अंदर ही उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। तो लगभग ईरान अगर आप देखेंगे तो 1979 के बाद ईरान की प्रतिष्ठा, ईरान की पहल, ईरान की इज्जत में इतना कभी इजाफा नहीं हुआ था जो इस ट्रीटी के बाद हुआ है। अमेरिका और जर्मनी में बहुत फर्क है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जर्मनी है, लेकिन अब क्योंकि देखिए उसमें तो जर्मनी को टोटल हार हो गई, उसमें जर्मनी पर एलाइड पावर्स की आर्मी ने उसको ऑक्युपाई किया हुआ था। यहां तो अमेरिका अभी भी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यूएसए के लिए इस वॉर को ईरान ने इतना कॉस्टली बना दिया था कि ट्रंप के लिए एग्रीमेंट करना बहुत मजबूरी हो गई, और उस मजबूरी में उसने जितने सारे कंसेशन दे दिए, तो अब वो ट्रीटी साइन हुआ वर्साई में, तो क्रिटिक्स तो चुप नहीं रहेंगे। हालांकि आज आपको न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल्स देखने को नहीं मिला है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में कोई ना कोई महानुभाव इस पर लिखेंगे, क्योंकि इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं। तो अब इसमें क्या है कि ठीक है, कंप्लीट अमेरिका इनकी न इसमें हार है, ना अमेरिका जर्मनी है, ना ईरान फ्रांस है, लेकिन सिंबलिज्म को आप कहां रखेंगे? सिंबलिज्म तो हो ही गया कि कहीं ना कहीं अमेरिका आगे बढ़कर सौदा किया। अब देखिए, आप लोग उस एक्टर के बारे में नहीं जानते होंगे, एक बहुत पहले बहुत पुराना एक्टर हुआ करता था, हम लोग बचपन में उसकी मूवी देखते थे और युवावस्था में भी देखा, अब तो उसका डेथ भी हुए काफी समय हो गया। वो एक्टर राजकुमार हुआ करता था, उसके बोलने का जो अपना स्टाइल हुआ करता था, एक उसका अदा हुआ करता था। तो राजकुमार किसी को अगर एड्रेस करता था तो जानी करके बोलता था कि जानी। तो अब मैं राजकुमार के शब्दों में कहूं कि अगर राजकुमार अगर होता तो ट्रंप को क्या कहता कि जानी, अगर तुम्हें ट्रीटी ही करनी थी और इन सारी शर्तों को मानना था, तो तुमने वॉर करके दुनिया को क्यों 4 महीने से पूरी इकोनॉमी को हाईजैक करके पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय किया? जब यही करनी थी तो ये तो ईरान 2025 से पहले भी मान लिया था, और 2025 का 2018 में जब बराक ओबामा के टाइम में जब ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स हुआ था, जिसको जकपुआ बोलते हो, उसमें भी 5+1 पावर के सामने ये सारी शर्तें माना हुआ था, बल्कि इससे ज्यादा शर्तें माना हुआ था। तो फिर तुमने 2018 के ट्रीटी, मतलब जो बराक ओबामा का एग्रीमेंट था, उसको कचरे में फेंका, ईरान के साथ फिर एनमिटी की। जिस समय बराक ओबामा की ट्रीटी हुई थी, उस समय कम से कम यूरेनियम को 60% तक ईरान इनरिच नहीं किया था। 2018 में तुमने इस ट्रीटी को डिसमेंटल किया, ईरान ने उसका इनरिचमेंट करके अपना 440 किलोग्राम को 60% तक ले गया इनरिचमेंट को। तो अगर यही करना था तो इससे अच्छा तो ओबामा की ट्रीटी थी, कहीं ज्यादा अच्छी ट्रीटी थी। और 2025 में जब, और तो और छोड़िए, आप फरवरी में आपने अटैक किया ईरान के ऊपर, उससे पहले ईरान इससे ज्यादा शर्तें आपका मान रहा था। तो मैं इसीलिए ये जो वर्साई की संधि का जो सिंबलिज्म है, वो हमें यह याद दिलाता है कि अगर ट्रंप को इतिहास का ज्ञान होता तो जरूर बोलता कि भाई हम ट्रीटी जेनेवा में करेंगे, क्योंकि जेनेवा एक न्यूट्रल जगह भी है, या किसी दूसरी जगह करेंगे। वो फ्रांस से निकल जाता और बोलता कि देखिए हमको ट्रीटी करनी है, वेन्यू कोई दूसरा चुनता, वो वर्साई नहीं चुनता, क्योंकि वर्साई एक तरह से उस पर अप्रत्यक्ष क्रिटिसिज्म हो गया। और इमैनुअल मैक्रोन तो इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, उसको तो इतिहास अच्छी तरह पता था। तो क्या इमैनुअल मैक्रोन ने जानबूझकर वर्साई की उस जगह को चुना जब ट्रंप से हस्ताक्षर करवाया जाए? तो मैं स्टूडेंट्स, इतिहास बार बार वर्तमान में झांकता है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे अचानक याद आ गई 1919 की वर्साई की संधि और 2026 में ट्रंप की यह संधि। तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा अपने दर्शकों से अपना विचारों का आदान प्रदान कर लूं। बस आज यही छोटा सा यही संवाद आपसे स्थापित करना था। आज मैं ही रुकता हूं, फिर किसी दूसरे लेक्चर में उपस्थित हूंगा।
डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।